एस्पिरेशन सिंड्रोम, दैट इज MAS, ठीक। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम जो है वो क्या चीज है? मेकोनियम आप समझते हो, फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी इज कॉल्ड मेकोनियम, ठीक है। मेकोनियम जो पहला स्टूल बेबी का होता है उसको मेकोनियम कहते हैं। ग्रीनिश स्टूल होता है, ब्लैकिश टाइप का लगता है, ग्रीनिश ब्लैक, ठीक है, ऐसा स्टूल होता है। वो देखो वहां पर कौन सा दिख गिरा होगा साइड में, ठीक है, वही स्टूल होता है। आमतौर पर स्टूल को आने का टाइम 24 घंटा होता है, ठीक है। यूरिन का फर्स्ट यूरिन लगभग 48 आवर्स के अंदर आना चाहिए, ठीक है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि गर्मियों में यूरिन, या पेशेंट कंप्लेंट करता है सर पेशाब नहीं हो रहा है, गर्मियों में बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन होता है, तो उसके बाद जो है पेशाब या यूरिन नहीं हो रहा होता है, तो ठीक है, आप पेशेंट को बोलिए आ जाएगा, अभी सिस्टम चालू हो रहा है, ठीक है। 48 आवर्स के बाद आपको टेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज उससे पहले तक आप रह सकते हो। 48 आवर्स लंबा समय ऐसा नहीं है, ठीक ठाक है। इन्फेंट्स, न्यूबॉर्न्स के लिए थोड़ा सा 48 आवर्स तक थोड़ा सा देखा जा सकता है, क्योंकि इनके सिस्टम चालू हो रहे हैं। ऐसे ही मेकोनियम का टाइम सही कब है? 48 नहीं, 24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे के अंदर मेकोनियम आना चाहिए। तो पेशेंट ज्यादातर कंसर्न रहता है कि स्टूल नहीं पास हुआ और यूरिन नहीं पास हुआ, तो उसके लिए बताना है। तो हम यहाँ पर ये सारी चीजें देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, जो जितना भी यहाँ पे है। डेफिनेशन क्या है? मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम क्या होता है? एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है इन एन न्यूबॉर्न इन्फेंट, ठीक है, जो भी न्यूबॉर्न हुआ है उसका है। और मेकोनियम स्टेन्ड अम्नियोटिक फ्लूइड, जिसके सिम्टम्स जो है एकदम से एक्सप्लेन्ड नहीं होते हैं। जो भी है एस्पिरेशन का मतलब वो गलत ट्रैक में चला गया है, वहां चला गया है मेकोनियम एस्पिरेशन, यानी कि वो रेस्पिरेटरी साइड, ट्रैकियल साइड में चला गया, ओके। एपिडेमियोलॉजी क्या है? ऑब्जर्व इन 8 to 20% ऑफ द बेबीज, अकर इन 5% ऑफ द न्यूबॉर्न। 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 5 लोगों में हो सकता है, ठीक है। और ज्यादातर ये कहाँ होता है? टर्म और पोस्ट टर्म बेबीज में ज्यादा आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। कंपोजिशन क्या होता है? मेकोनियम बना किन किन चीजों से होता है? एपिथेलियल सेल्स, फीटल हेयर, म्यूकस और बाइल, ठीक है, इन सब चीजों से ये बना होता है। ये सारी चीजें एक मेकोनियम को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। कॉजेज क्या है मेकोनियम स्टेन्ड अम्नियोटिक फ्लूइड का? MSAF इज मेकोनियम स्टेन्ड अम्नियोटिक फ्लूइड, मतलब वो बच्चे ने अंदर में आते समय पास कर दिया है जो मेकोनियम है, क्योंकि आना उसको कब चाहिए था? 24 घंटे में, ठीक है। क्यों हो सकता है यही हम देखने जा रहे हैं। द पैसेज ऑफ मेकोनियम फ्रॉम द फीटस इनटू द अम्नियन इज प्रिवेंटेड और लैक ऑफ पेरिस्टाल्सिस। क्यों नहीं आता है वो? पहले क्योंकि पेरिस्टाल्सिस नहीं होती है, ठीक है। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनल स्फिंक्टर और टर्मिनल कैप, जो विशेष मेकोनियम है उसका टर्मिनल कैप जो होता है वो एक कैप की तरह या एक ढक्कन की तरह काम करता है, तो उससे भी वो पहले नहीं आ पाता है। फीटल मैच्योरेशन और पोस्ट टर्म जो है, अगर इंफेंट है तो भी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं फिर आने के, क्योंकि धीरे धीरे वो ऑलरेडी अपने टर्म को क्रॉस कर चुका है, तो वहां से 24 घंटे का एक टाइमिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। वेगल स्टिमुलेशन अगर कॉर्स का हो रहा है और हेड कंप्रेशन उसका हो रहा है, तो फिर ये सब चीजें आने में जो है हेल्प करते हैं, ठीक। इन यूट्रो स्ट्रेस, अगर यूट्रस के अंदर उसको क्या क्या चीजें हो जाए, हाइपोक्सिया या एसिडोसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाए, तो भी जो है वो एनल स्फिंक्टर के रिलैक्सेशन में कॉज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या होता है? क्यों नहीं आता था भाई? आने को तो वो पूरा उसमें आ सकता है ना, ठीक है, पूरा इन द बर्थ टाइम और या फिर इन यूट्रो हमेशा भी आने के लिए रहता है, लेकिन क्यों नहीं आता था? क्योंकि ये सारे कारणों से वो वहां पे बहुत पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट नहीं हो रही होती है, ठीक है। उसका अपना एक प्लग जो है थोड़ा हार्ड रहता है शुरुआत में आने में, तो उस कारण से नहीं आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन आने के लिए कारणों में क्या क्या कारण हो सकते हैं कि भाई आप बात उसको जाते समय कुछ स्ट्रेस हो रहा हो फ्रॉम द ट्रैक, ठीक, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर ना हो रही हो, ये सारे कारण वहां पे हो सकते हैं। हाइपोक्सिया हो जाए, एसिडोसिस कब होती है? जब हाइपोक्सिया हो जाता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो CO2 H2O मिला के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और वहां एसिडोसिस हो जाती है। कारण लगभग एक जैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? क्यों ऐसी चीजें ज्यादा होने के जो है उसमें रहती है? तो मेटरनल हाइपरटेंशन, डायबिटीज अगर मदर को है, उसके बाद माँ जो है बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग कर रही होती है, या फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी या कार्डियोवेस्कुलर डिजीज उसको हो, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी टर्म क्रॉस कर गई हो, तो 9th मंथ है, 9 मंथ से ऊपर की प्रेगनेंसी हो गई हो, ठीक है। माँ को एक्लेम्सिया या प्री एक्लेम्सिया जैसी समस्याएं ऑलरेडी हो रखी हो, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, वहां पर जो फ्लूइड है वो कम हो गया हो, बच्चे को इतना खेलने को नहीं मिल रहा हो, एबनॉर्मल फीटल हार्ट पैटर्न हो रहे हो, ये सारी चीजें होने के कारण होते हैं। मैकेनिज्म और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे क्या क्या देखो इसमें हो सकता है कि थिक विशियस टू मेकोनियम है, वो कंप्लीट पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है अगर वो जा रहा है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में, विद ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेशन मेकोनियम माइग्रेट्स टू द सेंट्रल एंड पेरिफेरल पाथवे, ठीक है। जो सेंट्रल पाथवे और जो पेरिफेरल पाथवे है एयर का, वहां तक वो घुस सकता है। अब वहां पे वो है क्या? थिकंड है, थिक है, विशियस है, ज्यादा विस्कस होने की वजह से क्या है वो जो है चीजों को पास होने में मुश्किल करेगा, ठीक है। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है जिसकी वजह से एयरवे का आना जाना कम हो जाए, या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, थोड़ा सा उसने कर दिया तो बाल वाल्व टाइप की एयर ट्रैपिंग हो जाती है कि दबाया तो उसके अंदर से एयर निकल गई और जब वो फूला फिर एयर ट्रैप हो गई, मतलब बहुत अच्छे से वो निकल नहीं पा रही है एयर, ठीक है। और बाल वाल्व होता है ना जो ऐसे घुमा देते हैं, पानी देखा होगा तो बंद हो जाता है, फिर ऐसे घुमा देते हैं, बॉल वॉल्व आता है आमतौर पर उसमें लगता है ना जो हमारे पाइप होते हैं, है ना,
फिर रिस्क ऑफ न्यूमोथोरैक्स, ट्रैप हो जाए एयर, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स का मतलब एयर ट्रैप हो चुकी है, कैसे भी वो निकल ही नहीं पा रही है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या होता है, दो तीन चीजें होती है, केमिकल न्यूमोनाइटिस हो रही होती है और सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेशन हो रहा होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो सर्फेक्टेंट एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे आपके लंग का कोलैप्स नहीं होता है, जो है वो 8th मंथ के आसपास जो है वो जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर जो है वो इन जाते हैं, और जब वो पैदा होता है तो बच्चे का जो लंग्स होते हैं वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में वो एक ही जगह ना रह जाए, उसके लिए हमको ये देखना पड़ता है कि कहीं जो है सर्फेक्टेंट जो है वो वहां चालू रखना बहुत जरूरी है। सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, उसकी जो इंटीग्रिटी है एल्वेलाई की वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है, वो कोलैप्स ना हो, ठीक, उसको खींच के पकड़ के रखते हैं एक जगह पे। तो होता क्या है, ये सर्फेक्टेंट दो टाइम में काम नहीं करते, एक तो जब डिलीवरी 8वें महीने में हो जाए, क्योंकि वो उसी मंथ में जाते हैं, ठीक है, और या तो फिर इस तरह की कंडीशन हो जाए कि वो वहां पर सर्फेक्टेंट एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा है। केमिकल इम्यूनाइटिस क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अंदर में उसके गई है चीजें, यानी कि जो निकोनियम गया है वो अपने आप में केमिकल कहीं ना कहीं, तो वो किसी तरह से केमिकल न्यूमोनाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करता है। उन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ब्रोंकियोलर एडिमा हो जाता है और स्मॉल एयरवेज जो नैरो एयरवेज होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, उसकी प्रेजेंस से वहां पर न्यूमोनाइटिस डेवलप हो रही है, जिसके कारण वहां पे जो ऑलरेडी वहां पे ब्लॉकेड था तो और ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, इडीमा, पल्मोनरी इडीमा हो जाता है। फिर सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेशन हो जाता है, बिलीरुबिन, फैटी एसिड, ये सारे जितने कंटेंट जो है वो सर्फेक्टेंट के इनहिबिशन को रोक देते हैं, उसके अंदर है निकोनियम के अंदर है, ठीक है। सर्फेक्टेंट जब एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर कोलैप्स करेगा ही, क्योंकि वहां पे उसको रोकने के लिए ही सर्फेक्टेंट है वहां पे, ठीक। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट कर सकता है वहां पे, लंग्स स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स, साइटोकिन्स और ये सब क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कॉज करते हैं। तो वहां पर पीपीएच यानी कि अब देखो क्या होता है भाई, वहां ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन का प्रोसेस रुक जाता है, जिसकी वजह से वहां पर हाइपरटेंशन कॉज होने लगता है, ठीक है। एक तरफ से प्रेशर पड़ता जाएगा किस चीज के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए, लेकिन लंग्स तो काम कर नहीं पा रहे, तो वहां पीपीएच डेवलप करने लगता है। उसकी वजह से दो तीन चीजें नहीं आ जाती, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस और हाइपर इन्फ्लेशन जैसी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है किस तरह से जो है फिजियोलॉजिकल मिकोनियम पैसेज हो जाता है, फीटल डिस्ट्रेस कैसे आता है उसके अंदर, ठीक है। मिकोनियम स्टेन अमनियोटिक फ्लूइड को जो है वो बच्चा वो कर लेता है, एक्सपायर कर लेता है, जिसकी वजह से तीन चीजें होती है, एक तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, साइटोकिन इंड्यूस्ड न्यूमोनाइटिस और सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेशन हो जाता है। तो तीनों की वजह से धीरे धीरे एयर ट्रैपिंग हो जाती है, एपिलेक्टासिस हो जाती है और वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाता है, अब वो वहां पे ठीक से जो है ऑक्सीजनेशन नहीं होता है, सब मिला के चीजें हाइपोक्सिया और एसिडोसिस की ओर बढ़ रही होती है। उधर से सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेशन के कारण भी यही चीज हो रखी है, ये सारी चीज मिला करके वहां पे पीपीएच कॉज कर देते हैं, जिसको बोलते हैं परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज होने लगता है। फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या बोलते हैं, ठीक है, इन्फेंट विद एमएएस मस्ट हैव हिस्ट्री ऑफ एमएसएएफ, यानी जिनके पास एमएएस मेकोनियम स्टैंड लिकर जिसका मिल रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी मेकोनियम स्टैंड ही मिलेगा आपको। ऑफन दे आर टर्म एंड पोस्ट टर्म बेबीज के अंदर, जैसे बताया आईयूजीआर मिल सकता है, इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन या रेस्ट्रिक्शन मिल सकता है। मेनी आर द डिप्रेस्ड एट बर्थ, जो प्रेजेंट पैदा होकर बाहर आएंगे ना वो भी डिप्रेस्ड ही रहेंगे बच्चे। क्लिनिकल फीचर्स है, एविडेंस ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी, पीलिंग ऑफ स्किन, भाई पोस्ट मैच्योरिटी की बात कर रहा है कि जितना मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी उतनी ये समस्या भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहां क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो क्या क्या वहां पे मैच्योरिटी के लक्षण पोस्ट मैच्योरिटी के मिलेंगे, पीलिंग ऑफ स्किन, लॉन्ग फिंगर नेल्स, डिक्रीज वर्निक्स, ठीक है, ये सारी जो केशियोजा है वो भी कम हो जाएगा। वर्निक्स अम्बिलिकल कॉर्ड नेल्स, ये भी मेकोनियम स्टेन्ड मिलेंगे आपको, ठीक है, पीले मिलेंगे, ब्लैकिश मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कितना देर तक वो एक्सपोज हुआ है उससे उस पर डिपेंड करेगा। नेल्स जो है वो स्टेन्ड हो जाएंगे 6 आवर्स एंड वर्निक्स आफ्टर द 12 आवर्स एक्सपोजर, ठीक है। तो वर्निक्स कैसी हो जाए और ये सब क्या होगा, 12 आवर्स एक्सपोजर अगर रहा तो हो जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेनिंग जो है वो देखा जाएगा तो थिक मेकोनियम और थिन मेकोनियम दोनों दिखाई पड़ेगा आपको, थिक जब शुरू में स्टेंड होता है, थिन जब धीरे धीरे वो डिसॉल्व हो जाता है। ये एक देखिए बहुत देर तक का एक्सपोजर होने के कारण अम्बिलिकल कॉर्ड का कलर देखिए कितना कैसा हो गया है, इन इंट्रो की बात है ये, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, अफेक्टेड पेशेंट टिपिकली हैव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मेन होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, मार्क्ड टैकीअर्डिया, बहुत ज्यादा धड़कन बढ़ जाएगी, साइनोसिस उसके अंदर मिलनी ही है, क्योंकि वहां पे क्या नहीं हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एसेसरी मसल्स, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, एसेसरी मसल्स लगने लगेंगी, शरीर कहेगा और तेज रेस्पिरेशन करो, तो जहां पे मसल्स का यूज, इन मसल्स का नहीं करना वो भी यूज होने लगेंगी, ब्रीदिंग तेज होने लगेगी, एब्डोमिनल पैराडॉक्सिकल एब्डोमिनल ब्रीदिंग होने लगेगी, ऑफन ग्रंटिंग, घबराहट, और नेजल जो है फ्लेयरिंग, बहुत तेज सांस लेने की, एयर इंगल्फिंग शुरू हो जाएगी, ज्यादा एयर ले ऐसा प्रोसेस शरीर शुरू कर देगा। चेस्ट टिपिकली बैरल शेप चेस्ट हो जाए, चेस्ट को कैसा होना चाहिए था, वो आपका जिससे इस शेप का, इस शेप का लगभग जैसा होता है वैसा, और नहीं तो बैरल शेप जैसा गोल शेप, जैसे बैरल मतलब जो तोप का पहली तोपें चलती थी ना तो लगभग गोल हो जाता है, ठीक है, तो बैरल शेप हो जाएगा। और इंक्रीज एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा, जबकि एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर कम होना चाहिए और लेटरल डायमीटर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है।
अस्कल्टेशन जो है उसको रेल्स ब्रोंकाइटिस सुनाई पड़ेंगे उसके इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। सम पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक एट बर्थ एंड वर्सनिंग साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको मिलेगा, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे किससे कर दी है, पेरिनेटल डिस्फेक्सिया और बैक्टीरियल न्यूमोनिया जैसे चीज तो नहीं हो रहा है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तो नहीं हो रखा है उसको। क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किसमें होगी, अमूमन प्री टर्म में होगी। क्यों, क्योंकि वहां पर सर्फेक्टेंट बने ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ सर्फेक्टेंट बने हैं पर इनएक्टिवेटेड हो पा रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिएंट टीटीएन, किसी को बहुत तेज सांस बच्चा ले ही रहा हो, कोई नॉर्मल चीजें हैं, हाँ कोई बड़ी समस्या नहीं, लेकिन टीटीएन यानी कि ट्रांजिएंट टैकियोपिनिया ऑफ द न्यूबॉर्न, बच्चे का जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ा हुआ है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, उसको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज तो नहीं है, उसकी वजह से भी साइनोसिस डेवलप होगी लेफ्ट टू राइट शंटिंग या राइट टू लेफ्ट शंटिंग की वजह से, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करोगे कि हर बच्चे जिसको एमएएस है उसका लिक्विड एमएसएएफ होगा, यानी कि मिकोनियम स्टेट जो है एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा, तभी वो आप समझिए कि कहीं ना कहीं उसको एमएएस हुआ होगा, ठीक है। और एक्सरे फाइंडिंग्स के अंदर वो दिख भी सकता है, पैची उसके अंदर अगर आप एक्सरे कराते हैं तो दिखेगा, ठीक है। चेस्ट रेडियोग्राफ आपको डायग्नोसिस बनाना है, हाइपर वेंटिलेशन ऑफ द लंग फील्ड उसके अंदर दिखाई पड़ेगा, और फ्लैटेंड डायफ्राम दिखेगा, डायफ्राम नीचे की तरफ दबा हुआ दिखेगा। तीन चीजें आ गई, हाइपर वेंटिलेशन मिलेगा लंग फील्ड के अंदर और फ्लैटेंड डायफ्राम मिलेगा, और कहीं कहीं तो पैची जो है वहां पे वो दिख सकता है। कोर्स इरेगुलर पैची इन्फिल्ट्रेट्स बताया मैंने, है ना। इन्फिल्ट्रेट जो वहां पे इन्फिल्ट्रेशन होगी, पैची मिलेंगे वहां पे, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे हेजी मिल सकता है। न्यूमोथोरैक्स और न्यूमोमीडियास्टेनम मिल सकता है। न्यूमोथोरैक्स क्या हो गया, एयर ट्रैपिंग होगी, और न्यूमोमेडियास्टेनियम क्या होगा, मीडियास्टेनियम साइड में जो है एयर ट्रैप हो रही है, ठीक है। ये इस तरह के फीचर्स कुछ कुछ आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पैची आप देखिए कहाँ कहाँ पैची जो है आपको यहाँ पे देखिए पैची पूरा दिखेगा, है ना। इस तरह का प्रेजेंटेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। हाइपर वेंटिलेटेड देखिए आपको मिलना है, बहुत ज्यादा जो है यहाँ कलर देखिए ब्लैक जो है कलर ज्यादा है, यानी कि एयर यहाँ पर बहुत ज्यादा उसमें वो दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये पूरा लंग जो है पैची इन्फ्लेट से इसमें आ गया, जिसके कारण ये दिख रहा है, ठीक है। एटेलेक्टेसिस का मतलब अब यहाँ पर एयर जो है वो ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर ज्यादातर क्या हो गया है, फ्लूइड भर गया है, इसलिए वहां पर एटिलेक्टेसिस हो गई। एटिलेक्टेसिस वहां पर फ्लूइड फील्ड हो जाता है पूरा लंग का एरिया, ठीक। फिर इसी तरह से देखो ये सीटी में है, तो एक तरफ आप देखोगे यहाँ आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। डायग्नोसिस कैसे करना है, एबीजी कराइए। एबीजी मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस, आपको हाइपर कैप्निया मिलेगा, हाइपर कार्बिया मिलेगा और हाइपोक्सीमिया मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन आपको कम मिलेगा, ठीक है। कुछ बच्चों में पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिल सकता है, राइट टू लेफ्ट सेंटिंग मिल सकती है, यानी कि मिक्सिंग ऑफ द ब्लड जो उसके कारण हो रहा था, जो वहां पर वॉल्व है वो खुल जाएगा, जिसके कारण राइट टू लेफ्ट सेंटिंग, यानी कि जो इसका फीटल ब्लड सर्कुलेशन था वो वहां पे अभी क्लोज नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। जिसके कारण जो मिक्सिंग होगी ब्लड उसकी, ब्लड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्सिंग शुरू हो जाएगी, कहां पे, हार्ट में, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या होना चाहिए था, क्राई के कारण वहां पे सारे वॉल्व को क्लोज हो जाना चाहिए था, जो फीटल के टाइम पे, फीटल सर्कुलेशन के टाइम में चल रहे थे, ठीक है। क्राई किया तो वो पहले क्लोज हो जाते हैं, ठीक। कहां कहां पे वो, एक तो डक्टस आर्टेरियोसिस है, ये सारी जितना है ना, फोरामिना वेल है, इनको एक्चुअली क्लोज होना चाहिए, पर क्योंकि वो चीज हो नहीं पाई इसलिए क्लोज नहीं हो पाए। अच्छा, इकोकार्डियोग्राम देखना पड़ेगा पीपीएच को हमको देखने के लिए। मैनेजमेंट क्या करना है, की मैनेजमेंट है, प्रिवेंशन करना है पेरिमेडिकल पीरियड के दौरान, इस तरह की चीजें ना हो, पेशेंट जो है तो अच्छे से डिलीवरी हो जाए, और इस तरह का हाई रिस्क डिलीवरी को आप पहले निकाल के रख लो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ठीक है, और इंडक्शन एज अर्ली एज 41 वीक में आप चालू कर दो, इस तरह की अगर डिलीवरी है जहां पे पोस्ट पीरियड में जाना ही नहीं है, ठीक है। साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस मिल रहा हो तो उसको करेक्टिव मेजर आपको ले लेना चाहिए पहले से ही, ठीक है। तो मैनेजमेंट में सबसे क्या है, ऑल इन्फेंट डिलीवर्ड थ्रू एमएसएफ में सक्शन आप सबसे पहले करिए, इससे पहले की डिलीवरी हो, मतलब जब जैसी बच्चे का मुंह बाहर आता है तुरंत आप सक्शन करिए, इससे पहले शोल्डर बाहर है, जैसे कि जो फ्लूइड पीछे है वो और ज्यादा वहां पर इस तरह की चीज ना कॉज करे, और जल्दी से आप सक्शन कर लें जितना हो सके। ऐसा 10 to 15 मिनट्स आपका डिलीवरी, फिर से देखिए उसकी डिलीवरी के बाद हार्ट रेट को, अगर अच्छा बेबी बढ़ गया कैचअप उसमें आ जाएगा ठीक से, तो हार्ट रेट 100 के ऊपर होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन शुरू हो जाना चाहिए, रीजनेबल टोन, अच्छी खासी टोन जो है उसके अंदर आ जानी चाहिए, जो हमारी सेमी फ्लेक्स पोजीशन है। और अगर नॉन विग्रस बेबी होगा, मतलब वो रो नहीं रहा होगा या एक्टिव बेबी नहीं होगा, तो हमको इंट्यूबेट या ट्रैकियल सक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो अगर विग्रस होगा यानी एक्टिव बेबी होगा, तो हमको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर नॉट विग्रस है, विग्रस नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंट्यूबेट करना पड़ेगा, है ना। क्लियर एयरवे एज अर्ली एज पॉसिबल, फ्री फ्लो ऑक्सीजन, यानी कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आपको शुरू करना पड़ेगा, ईटी ट्यूब डालना पड़ेगा, और डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करके, और उसके अंदर फिर आपको डायरेक्ट ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, और जहां तक होगा ट्रैकियल सक्शन भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह से ये जो है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर पोस्टनेटल मैनेजमेंट में आपको रेगुलर चाइल्ड को देखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर बच्चों को फिर जो है बहुत इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, केवल मॉनिटरिंग करके आप धीरे धीरे देख सकते हैं, धीरे से अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, निकोनियम जो रहता है। फिर आपको पोस्टनेटल मैनेजमेंट में एनआईसीयू अगर ठीक ठाक है तो उसको ट्रांसफर कर लीजिए, क्लोज मॉनिटरिंग करिए, और रेस्पिरेटरी सपोर्ट जितना अच्छे से अच्छे हो सके वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट और एनआईसीयू के अंदर क्या क्या है, बैरोट्रामा और प्रेशर, ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ओपी हुड, सीपैप जो है एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए मशीन होती है, उसको आप लगाना पड़ेगा। मैकेनिकल वेंटिलेशन आपको देना पड़ सकता है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मौजूद रखनी पड़ेगी। कई बार सर्फेक्टेंट थेरेपी आपको जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं उनको सर्फेक्टेंट दिए जाते हैं,
क्योंकि उनके पास है नहीं, लेकिन इनके एक्टिवेट नहीं होते, इसलिए इनको अलग से देना पड़ सकता है। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट थेरेपी आपको देना पड़ेगा। सर्फेक्टेंट का काम क्या बताया, ये एल्विलाई को इंटैक्ट रखते हैं, ठीक है, कोलैप्स नहीं होने देते। इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, कई बार नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वैसोडाइलेशन का काम करता है, तो वैसोडाइलेट करेगा तो जितना सारा वहां पर चीजें होंगी वो धीरे धीरे वहां से ऑटोमेटिक वहां से सर्फेक्टेंट को इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, ये प्रोग्नोसिस और ये सब में देख लेते हैं। फिर एक जो हमारे यहाँ कोरिलेटेड वो है उल्बक। उल्बक क्या बताया कि इन्होंने अष्टांग संग्रह ने बताया कि गर्भ अम्बसा वमनाथ श्लेष्मणा कंठ सेवा, जो गर्भ का वो है फ्लूइड है वो बच्चे के कंठ में चला जाता है, श्लेष्मा जिसको हम बोलते हैं, संपर्कात हृदय दुष्टो मार्गानुवृत्ते रसा, तो जो उसका कफ है वो जाकर के जो रस रस होता है उसमें जाकर के मार्ग का अनुगमन कर देता है। ठीक है, जिससे रुक जाता है। अब क्या होता है, बच्चे के अंदर साइंस क्या दिखते हैं, बद्ध मुष्टिस्ततो मुहयन रोगोर बालो अभिभूयते। ठीक है, मुट्ठी बांध के बच्चा जो है थोड़ा परेशान हो रहा होता है, क्या क्या हो रहा था, हद रोग, अक्षेपक, श्वास सर्दी, ज्वरादि भी ले सकता है, और इस व्याधि को उल्बक व्याधि, सहज व्याधि या अंबुपूर्ण व्याधि बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से वहां पर आता है। तो इसकी संप्राप्ति में देखेंगे तो गर्भ आंभ जो है वो उसके मुख में से जाकर के हृदय की ओर, तो और उसकी साइंस क्या है, मुष्टिबंधन, मूर्छा, आक्षेप और छर्दी। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या है, स्रोतोशोधन, शमन, और जो है गोट यूरिन के थ्रू, उन्होंने कहा भाई गोट यूरिन के थ्रू जो है करना, तो स्रोतोशोधन मेन है उल्बक का। ठीक, और छाग मूत्र का उसका प्रयोग करने के लिए इन्होंने बोला है। ठीक है, और अभ्यंग और स्नान जैसा जैसा इसमें जो है वर्ज करने की बात कही कि अभ्यंग और स्नान इसमें वर्ज रहेगा। फिर उन्होंने कहीं कहीं बोला है कि कटु तेल का प्रयोग करने की भी बात कही है, और इन्होंने ये भी बताया है कि मेटल जो न्यूबॉर्न है उसको जो है इसको इंक्रीज मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करना है, और स्मॉल डोजेस के अंदर चाइल्ड जो है कंजेशन उसके से निकाल देता है उल्बक को धीरे धीरे। इसी तरह से ये एक योग है बिलवादी मूल वृहति योग, इसका प्रयोग करना है। ठीक है, और उसको देना होगा। ठीक है, कर्ष मात्रा में। उल्बक जो है वो फीटल एस्पिरेशन सिंड्रोम जैसी बात हमने पढ़ी, और उसके अंदर जो जो कंडीशंस उसने बताई थी वो यहाँ पर इन्होंने फिर से एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, इस तरह से आपने दो टॉपिक पढ़ लिए, जो है एक तो उल्बक आयुर्वेद से पढ़ा और मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम पढ़ लिया। ठीक है, ये एमएएस का ही बेबी है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी ठीक है, पूरा बॉडी में पोस्ट मैच्योरिटी है ना, जो इसका वो भी आप जो लीडर है वो भी आप कैसा अभी तक काम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह का यही होता है, हम सबसे पहले सेक्शन करेगा बड़ा इसका वो भी देखिए, जो इसका बच्चे का कलर है, उसके अम्लाइकल कार्ड का कलर है जैसा बताया, उसका कलर भी चेंज हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी एमए जो है मिकोनियल स्टेट एम्ब्रियोटिक फ्लूइड में ही था। ठीक है, ये आपको एक